हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिंदी का सिलेबस है और PGT हिंदी एस्टेट का सिलेबस है। ये आपके सामने जो भी आप देख रहे हैं, और जो 2024 यानी कि अभी 7 और 8 दिसंबर को एस्टेट का पेपर होने वाला है, और उसी के संदर्भ में हमने काफ़ी तैयारी अपने चैनल पर करवाई है। और मैंने जो तैयारी करवाई है वो 60 मार्क्स की आपकी करवाई है, और अभी 10-15 दिन बचे हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण मैं कोशिश करूँगी आज से मैं ज़रूर एक वीडियो स्टार्ट कर दूँ। और हिंदी व्याकरण की जो वीडियो मैं स्टार्ट करूंगी उसमें मैं सीधा MCQs से स्टार्ट करूंगी, और MCQs को हम इस कदर पढ़ते जाएंगे ताकि जैसे कि वहीं पर हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लें। MCQs के माध्यम से उस टॉपिक को हम रिवाइज कर लें, और जो प्रश्न वहाँ जहाँ से भी एस्टेट में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर फोकस करते हुए हम MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और MCQs को जब सॉल्व करेंगे तभी उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पूरा रिवाइज कर लेंगे ताकि शॉर्ट टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। दूसरा, मैंने जो 60 नंबर का आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, और क्योंकि इसी के अंदर 60 के अंदर आपके कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन ये इसके हिंदी व्याकरण के भी पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण की बात करूं तो 15 नंबर का तो एक कॉमन हिंदी व्याकरण आता है जो सभी के आता है, और कम से कम 15 क्वेश्चन ही 60 में भी होते हैं। तो हिंदी व्याकरण आपको डबल फायदा करता है। साथ में हिंदी साहित्य के जो 60% आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें हिंदी व्याकरण भी होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी होता है, और NCERT के भी होते हैं। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास 60 नंबर का है, इसके लिए मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का काव्य खंड ये सारा मैंने संपूर्ण करवा दिया है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है वो इन वीडियोस को जरूर देख ले। ठीक है। और आज की वीडियो बनाने का स्पेशल मेरा मोटिव ये है कि मेरे पास एक कमेंट आया था, और कमेंट मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना स्टूडेंट कैंडिडेट को, देखो, एक तो होती है स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ती है, एक होता है जो अंधेधुंध जो मर्जी आया पढ़ते चले गए। तो देखो, लास्ट टाइम में आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अगर आप डिटेल से और डीप पढ़ना चाह रहे थे तो आपको 6 महीने पहले इसकी एस्टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। तो लास्ट टाइम में ये मेरे पास कमेंट था कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाइए कि हम सिलेबस में से किस चीज़ को हम स्किप कर दें और क्या हम डीप से पढ़ें, कौन से टॉपिक। तो इस बात पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी मैंने ये बता दिया कि चैनल पर मैंने क्या पढ़ा रखा है। उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, मैंने सभी की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। एक और इस सिलेबस को बताने से पहले मैं एक बात ये भी बताऊंगी कि लगातार कमेंट्स आ गए मैम 6, 7, 8 की NCERT करवा दें। भाई एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आप पूरी NCERT मैंने करवा रखी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, बसंत भाग 3 जो कि 8th क्लास की बुक है, उसके कुछ चैप्टर रहते हैं, और मैंने आपको कहा था कि कमेंट करके बताएं, तो किसी ने बताया नहीं। फिर मैंने सोचा कि किसी को जरूरत नहीं है तो अभी रहने देते हैं। बाकी 6th और 7th के NCERT बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 के नाम से आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और कल मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये सिलेबस भी पड़ा हुआ है। तो देखो कौन से टॉपिक हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक है जिसको आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहले मैं PGT एस्टेट के सिलेबस को लेकर बातचीत कर रही हूँ। तो ये PGT एस्टेट हिंदी का सिलेबस है। एक तो ना कोई भी कैंडिडेट, जब ये सिलेबस नहीं आया था उस वक्त हम कैसे तैयारी करते थे, और सिलेबस आने के बाद आपको इन्हीं चीज़ों की बाउंडेशन में नहीं रहना है। जो ये टॉपिक है इन्हीं की बाउंडेशन में आपको नहीं रहना है। वैसे ये टॉपिक कहने को तो आपको दिख रहे होंगे 3 पार्ट्स में, A, B और C, बहुत ही कम है सिलेबस, लेकिन ये बहुत ही वाइड सिलेबस है, छोटा नहीं है। अगर आप इस सारे सिलेबस को पढ़ लेते हो तो आपको 60 में से आप 50 यानी कि 45+ आप मार्क्स ले सकते हैं। अब मैं शुरुआत से बातचीत करती हूँ। जैसे कि सिलेबस को, जिस कैंडिडेट ने इस सिलेबस को अच्छे से समझ लिया उसको और पढ़ लिया, और उसे ये पता है कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, तो समझ लो उसने 50% जो है जंग उसने जीत ली है स्टेट की। तो सबसे पहले सिलेबस आपका डिफाइन होना चाहिए। जब आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने सिलेबस ही बहुत अच्छे से पहले से समझा रखा है।
देखो अब देखते हैं, आपके सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है, हिंदी भाषा एवं साहित्य, यानी कि इसमें अंदर आपको हिंदी की भाषा पढ़नी है और साहित्य पढ़ना है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल के अंदर आपका पद्य खंड और प्लस में आपका गद्य खंड। पद्य खंड के अंतर्गत भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो यहाँ तक हमने पढ़ा भी दिया है सारा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्यखंड ये हमने क्लास नंबर 40 तक लगभग यहाँ पर कवर कर लिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा रही गद्य खंड की बात, तो इसके अंदर आपके कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, ये 4 प्रमुख टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं काम चल जाएगा। अब देखो आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है और कौन सा आपको पढ़ना है। शुरुआत से बात करती हूँ टॉपिक 1 से, मतलब हेडिंग नंबर 1 जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का। तो सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ। जैसे कि हिंदी का जो विकास है, सबसे पहले आती है संस्कृत। मैं यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो में मैंने सब पढ़ा रखा है। संस्कृत, फिर है पाली, फिर प्राकृत और फिर आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आया, अपभ्रंश के बाद क्या आई, हिंदी। तो ये क्या है, हिंदी का विकास है। तो इसमें संस्कृत से संबंधित पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से संबंधित साहित्य आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आपके में दे रखा है। तो देखो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंदी और उसकी बोलियां, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है भाषा का, तो एक तो भाषा का प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, हिंदी और उसकी बोलियां। तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। एक वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में वीडियो के साथ साथ आप कोई बुक भी साथ फॉलो कर रहे होंगे। बुक में ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों की आपको सलाह नहीं दे रही हूँ। जो भी आपको बुक पढ़नी है सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ने, डिटेल से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इतना ही बात करें कि कौन से टॉपिक को स्किप करें और कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो हिंदी और उसकी बोलियां इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। सामान्य परिचय, यानी कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। उपभाषाएं जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और ये है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जैसे 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती हैं। ये सारी आपको पढ़नी है अच्छे से, तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियाँ, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन एक एक बार तो आपको सारे टॉपिक से गुजरना ही था। इसमें से प्रश्न कई बार एक इम्पोर्टेंट है कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे बेस्ट पद्धति है वो लिखने के विधेय पद्धति है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसे अपनाया था हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इसे आप थोड़ा सा, अब मुझसे पूछा है कि कौन सा स्किप करें, तो कह रही हूँ वैसे जो सिलेबस में दे रखा है तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी और उसकी बोलियां, इतिहास लेखक नहीं बताए और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है तो एक 20 मिनट की वीडियो होगी, इस पर मैं आपको डाल दूंगी कौन कौन से लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये मैं डाल दूंगी आपकी, अभी शायद मैंने नहीं डाली है, तो एक टॉपिक याद आ गया। उसके बाद जैसे हिंदी और उसकी बोलियां इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1। उसके बाद काल विभाजन एवं नामकरण, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आरंभ एवं कालखंडों का प्रवर्तिगत इतिहास, हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विभिन्न कालखंडों का प्रवर्तिगत इतिहास। ये इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। तो इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ लेंगे तो ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इनके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, मुख्य काव्य धारा, प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं। जैसे कि मुख्य काव्य धारा को हम ले लें, भक्ति काल की राम काव्य धारा पकड़ लें हम, तो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, तुलसी हैं, और इसके अलावा 7-8 और भी कवि हैं। उसके बाद अगर हम कृष्ण काव्य को पकड़ लें, कृष्ण काव्य धारा को, तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। इसी प्रकार से हम सूफी काव्य को पकड़े तो इसके जायसी हैं, और संत काव्य के कबीर हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ गए, भक्ति काल के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो सिर्फ इस लाइनों के पीछे आपको नहीं रहना है, साथ में तो यहाँ तक आपके आ जाते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, ये तीनों काल इस लाइन के अंदर आ जाते हैं।
हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी। आप देखो इनमें 4 टॉपिक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध, ये चारों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। चारों को आपको रचनाएं, इनकी रचनाएं और इनके लेखकों के नाम और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु, ये आपको पक्का पक्का करनी है। देखो जिस कैंडिडेट ने हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ तक तो आप बिल्कुल गोट सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-2, 3-3 वीडियो हैं और बहुत ही जल्दी, ये बहुत बड़ा भी सिलेबस नहीं है रीतिकाल तक का जो सिलेबस है। हाँ, आधुनिक काल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें वो भारतेंदु द्विवेदी, प्रगति, प्रयोग, छायावाद और नई कविता ये हैं, प्लस में गद्य है। तो आधुनिक काल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आधुनिक काल इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन जिस कैंडिडेट ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों काल भी अच्छे से कर लिए ना, तो समझ लो 3 काल से भी ऐसी बात तो है नहीं कि हिंदी के 4 ही काल हैं तो पूरा पेपर चौथे काल में से ही बन जाएगा। तीनों काल में से बराबर प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 काल तो आप पक्का कर लें और आधुनिक काल वैसे है तो इम्पोर्टेंट। तो देखो ये बता दिया मैंने, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आपको पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी, प्रगति, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये पढ़ने हैं और इनके लेखक और इनकी रचनाएं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये डाल दी थी वीडियो ताकि आप लेखक और उनकी रचनाएं लिखकर याद कर सकें। उसके बाद गद्य के अंतर्गत देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध, ये इम्पोर्टेंट है और ये बड़े टॉपिक भी हैं। लेकिन इसके अलावा आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और जो संस्मरण है, ये एक एक 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या मैं बता रही थी कि हिंदी गद्य का उद्भव के ऊपर आपको कम से कम ये मैं करवाऊंगी, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गद्य की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, उसमें कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर गद्य की विभिन्न विधाएं का मतलब कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सब करने हैं। तो भाई ये जो टॉपिक अगर ओवरऑल कुल मिला के कहूँ तो जिसने ये भी कर लिया ना, उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हो जाता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स, क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास यही टॉपिक जो है आपका कवर कर रखा है, ठीक है। तो हिंदी की बोलियां इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। हिंदी और उसकी बोलियां इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या है, विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तिगत, यानी कि आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां थी, यानी कि इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आपको बुक जरूर पढ़नी है। आदिकाल की प्रवृत्तियां, वैसे मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उसकी 10-12 प्रवृत्तियां हैं, और आदिकाल की प्रवृत्तियां, फिर भक्तिकाल की प्रवृत्तियां, फिर रीतिकाल की प्रवृत्तियां और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। अब जब मैं एमसीक्यूज करवा रही थी तो उसमें हर काल की प्रवृत्ति आई थी, और मैंने बताया भी है कि पीजीटी में एक प्रश्न इससे पूछा भी जाने लग गया। तो हर काल की प्रवृत्तियां किताब उठा के देखना, आपको सिर्फ क्या करना है, डिटेल से अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऐसे अपना नोट्स बना ले, ऐसे ऐसे करके इसमें आदिकाल की प्रवृत्तियां लिख लो, इसमें भक्ति काल की, इसमें रीतिकाल की, इसमें आधुनिक काल की। तो ये आधुनिक काल के अंतर फिर कई सारे कालखंड है। तो ऐसे आपको प्रवृत्तियां 8-8, 10-10 प्रवृत्तियां हैं। सभी की प्रवृत्तियां का मतलब है कि उस समय क्या कुछ विशेष था, ठीक है। तो ये प्रवृत्तियां आपको जरूर पता होना, प्रश्न एक जरूर यहाँ से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक तो भाई सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां जो है, इस टॉपिक को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। अब देखो, अब आप ये कहेंगे मैम आपने सारा बता दिया, अब ये बात सुनना मेरी, ये यहाँ जो है ये टॉपिक सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है। भ्रमित करने का मतलब है पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। इसने ध्यान से सुनना, मैं एक बार नहीं पूरी 1000 बार इस बात को बता चुकी हूँ। इस बी पार्ट के अंदर आपकी एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी आती है, पीजीटी की बात कर रही हूँ, तो एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी आती है 9th, 10th, 11th और 12th। इसमें जो क्षितिज है ये 9th और 10th में है, कृतिका 9th और 10th में है, आरो और वितान ये 11वीं और 12वीं में है। तो एनसीईआरटी से आप कोई भी अब तक के, देखो आगे का मैं कह नहीं सकती, ये सिलेबस देने के बाद भी जब एस्टेट का देखा तो 6 या 7 ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, सिर्फ 6 या 7 प्रश्न। तो एनसीईआरटी को आप कितना देते हैं,
वो आपकी मर्जी है। बाकी ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा 60 नंबर यहाँ से कवर कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या करना है, ध्यान से सुनना, पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी एक एक लाइन कंठस्थ कर लेंगे। जैसे कि पिछली बार जब एस्टेट का पेपर बच्चों ने दिया तो मैं भी एनसीईआरटी पढ़ा रही थी अपने, क्योंकि मेरे पीछे सारे बच्चे एनसीईआरटी के पीछे पढ़ रहे थे, तो मुझे तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना, लेकिन मुझे पता था कि एनसीईआरटी से 6-7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 तो बहुत हो जाते हैं, 5 से लेकर 7 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या है कि मैंने बताया 9th 10th और 11th और 12th की 4 किताब हैं, 4 इसकी हैं और 4 इसकी हैं। ठीक है, मतलब 9th 10th की क्षितिज और 9th 10th की कृतिका 4 होगी और 4 यहाँ पर होगी, तो 8 किताब पढ़ के 6-7 प्रश्नों के लिए आप पढ़ेंगे। उससे अच्छा आपको क्या करना है कि पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की आपको जानकारी कैसे होगी। 6th क्लास की कोई भी एक बुक उठाइए और उसके जो आगे चैप्टर दिए हुए होते हैं और चैप्टर के में लेखक के नाम भी दिए हुए होते हैं। यहाँ पर पाठ का नाम होता है, जो सूची होती है ना उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कंटेंट के अंदर, विषय सूची के अंदर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको ये लिख लेना है कि जैसे कि कैसे करोगे, जैसे मान लो बसंत भाग 1 है, बसंत नहीं, ये क्षितिज भाग ले लेते हैं, क्षितिज भाग 1 ले लिया हमने। क्षितिज भाग 1 की कोई आप एक बुक उठा ले, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पहले अध्याय का नाम लिखो, उसके बाद उसके लेखक का नाम लिखो। लेखक का नाम लिखने के बाद हिंदी की कौन सी विधा है, वो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, वो लिख लो। तो यहाँ तक भी आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर एक प्रश्न 1-2 प्रश्न है जो पाठ के बीच में से भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि बीच में से नहीं पूछे जाते। बाकी देखो यहाँ पर ये सारा आप सब भूल जाएं, बस इतना सब कुछ रहने देने में से। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची विलोम अनेकार्थों में वाक्यांश ले एक शब्द पर आधारित। तो आप ये ना सोचे कि विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थक या वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये एनसीईआरटी की बुक में से ही पूछे जाएंगे। अरे जब तुम किसी भी बुक में से पर्यायवाची पढ़ रहे हो या विलोम पढ़ रहे हो या अनेकार्थी पढ़ रहे हो या वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हो किसी और हिंदी व्याकरण की बुक से, तो वो सारे भी कवर हो जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको इनके पीछे न भाग कर जो आप अपनी हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं उसी के अंदर इन टॉपिक को पढ़ लो। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने बताया उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास समय बच जाएगा। अब मेरे से कई बच्चे कह रहे थे कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है, तो आरओ और वितान इनकी अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आपको जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको हर एक टॉपिक की मैंने एक एक लेसन की वीडियो डाल रखी है। और अगर एक लेसन की वीडियो भी आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ, आरओ, संपूर्ण आरओ भाग के एमसीक्यूज महामैराथन के नाम से आपको एक क्लास मिल जाएगी, मैराथन के नाम से, और ऐसे ही आपको वितान की मिल जाएगी। सभी के मैंने सभी लेसन के एमसीक्यूज एक साथ डाल रखे हैं, बना बनाया सौदा है। वहाँ पर आपको हर एक पाठ के लेखक का नाम, पाठ की विधा का नाम, कि संस्मरण है, कहानी है या क्या है, कौन से पात्र हैं, सब पढ़ा रखा है। तो अगर आपके पास अभी अध्याय पढ़ने का नहीं है तो आरओ, वितान और कृतिका, शायद इनके सभी के मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं। क्षितिज के नहीं डाल रखे, क्षितिज के भी डाल रखे हैं। एमसीक्यूज मैंने इन चारों बुक के डाल रखे हैं। और फिर भी किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता है तो आप मेरे पास कमेंट में करें, मैं हर कमेंट पे ये लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप वहाँ से पढ़ लें, बस ये आपकी सारी कवर हो जाएगी, सारी की सारी कवर हो जाएगी। बस ये एमसीक्यूज की वीडियो देख लें, छोटी छोटी वीडियो हैं, एक एक साथ मैंने वीडियो बना रहे, 30-40 मिनट की वीडियो हैं, और आप उन्हें देख लें तो क्षितिज कृतिका शॉर्ट टाइम में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और पूछा कितना जाएगा, 6 या 7 नंबर का। ये बी पार्ट मैंने बताया। ए पार्ट को आपको डीप पढ़ना है, जितना टाइम दे उतना दे सकते हैं इसे। ठीक है, इसे बिल्कुल डीप से पढ़ें। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, खूब डीप से पढ़ें। हर काल की प्रवृत्ति पता होना चाहिए, हर काल की डिटेल आपको जरूर पढ़नी है, थोड़ी सी रचनाएं, लेखक याद करके और फिर डिटेल जरूर पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से एक ही लाइन में 3-3, 4-4 प्रश्न निकल कर आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लें।
उसके बाद इसमें मैंने बता दिया, आपके पास समय नहीं है तो इन चारों किताबों के मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं, आप वो देख लें। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या इंपॉर्टेंट है, शब्द शक्ति के भेद, भाई इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पढ़ना है, रस। देखो रस, अलंकार, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट करने, रस, अलंकार और शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। रस कितने हमारे पास, 9 हैं। अलंकार कितने हैं, जितने भी हैं वो सारे अलंकार करने हैं। उसके बाद छंद करने हैं। अब देखो ये जो 4 टॉपिक है ना, इनको आपको पढ़ना कैसे है। ये नहीं कि बुक में आपने उनकी परिभाषा पढ़ ली और दैट्स इट, खत्म, कहानी खत्म, ऐसे नहीं करना। अलंकार को आपको उस हिसाब से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, ताकि पंक्तियों को देख कर ही आप तुरंत समझ सकें कि इसमें कौन सा अलंकार। ऐसे ही आपको रस पढ़ना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ रस में, जैसे कोई पंक्तियां हैं मान लो जिसमें बहुत ज़्यादा किसी मार काट, मांस, कीचड़, जैसे मांस मूस का, रक्तपात का वर्णन किया गया है, तो वो जुगुप्सा वाला रस होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा वाला, जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा वाला रस होता है। जुगुप्सा है शायद ही, ठीक है, जुगुप्सा वाला रस होता है। तो ये होता है। ऐसे ही आपको शांत, श्रृंगार, जैसे किसी का श्रृंगार का वर्णन कर रखा है तो श्रृंगार रस है। शांत रस जिसमें शांत भाव, जिस पंक्तियों का आपको ना पंक्तियों का भाव समझना है। वीर रस है, जैसे कि वीर रस है, जैसे पंक्तियों में किसी की वीरता का बखान किया गया है, वीरता के बारे में बता रहे, साहस का कहीं जिक्र मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर वीर रस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको किताबों में पढ़ने की बजाय आप एक बार एक्सरसाइज करें और पंक्तियों से पहचानने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा रस है। वैसे ही आपको छंद पहचानना है, ऐसे ही आपको रस, अलंकार और समास, मतलब इनकी पहचान पता होना चाहिए। अगर आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है तो आपको इन चारों चीज़ों की पहचान पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखो इसमें मैंने क्या बता रही थी मैं, रस, अलंकार, छंद, रस, अलंकार, छंद, और क्या बच गया, काव्य गुण, काव्य गुण, काव्य दोष। इनमें से प्रश्न वैसे कम पूछे जाते हैं, पर पूछे जाते हैं पीजीटी एस्टेट में। काव्य गुण, काव्य दोष, रस, अलंकार, छंद, ये प्रश्न आप बिल्कुल घोट कर पी लें काव्य शास्त्र के। ठीक है, काव्य शास्त्र के काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष। अरे एक प्रश्न हो रहा है, काव्य की रीति। काव्य की रीति, कितने टॉपिक हो गए, काव्य की रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये तीनों एक के अंदर भी आ जाते हैं। एक टॉपिक तो ये हो गया, दूसरा रस, तीसरा अलंकार, चौथा छंद। तो काव्य शास्त्र के अंदर ये 4 टॉपिक आपको बिल्कुल, और अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक शब्द शक्ति, एक शब्द शक्ति, 5 टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा खोल के दे रखा है कि छंद में भी आपको कौन कौन से छंद पढ़ने हैं, दोहा, रोला, सोठा। और इनमें कैसे पढ़ने हैं, दोहे में परिभाषा पढ़ लें। जो जैसे दोहे में क्या होता है, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और दोहा जो है अर्धमात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। बस इतना याद रखना है। सभी की आपको क्या पता होना चाहिए, कितनी मात्राएं हैं, अर्धमात्रिक है, सम्मात्रिक है या विषम मात्रिक है, बस इतना आप इतना याद कर लो अभी तो। ठीक है, और पंक्तियों में आपको कैसे पहचानना है, तो छंद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आप मात्राएं गिन भी सकें। और मात्राएं गिनने से क्या होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से दोहे में कितनी मात्राएं आती हैं, तो ये जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पेपर में कौन कौन से छंद पूछे जाते हैं, दोहा, रोला, सोठा, ये चहेते छंद हैं एग्जामिनर के। चौपाई और उसके बाद बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रस ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में देखो आपको क्या पढ़ना है, संधि से संज्ञा से शुरुआत कर देती हूँ। यहाँ से है पहला एक टॉपिक है वर्ण विचार का। तो वर्ण विचार का अगर टॉपिक आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो 2 या 3 वीडियो में मैंने पूरा वर्ण विचार, जिसमें आपका सगोश, अघोष, सब कुछ, उच्चारण स्थान सब बता रखे, स्वर, व्यंजन, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, सब उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ण, उसके बाद संधि, वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
भाई उपसर्ग प्रत्यय बहुत पसीने छुड़ाने वाले आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय संधि वर्ण संधि समास, चार ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद विशेषण से एस्टेट पीजीटी एस्टेट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है विशेषण, और विशेषण में भी आपको परिभाषाएं नहीं रटनी है, एग्जाम्पल से पढ़ना है आपको, ठीक है। विशेषण, उसके बाद क्रिया से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्रिया कारक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि मैम कॉमन हिंदी में तो केवल 15 ही प्रश्न आते हैं, तो अरे 15 टॉपिक हुए भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ही टॉपिक हुई। तो एक एक टॉपिक से एक एक भी अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एक पर्यायवाची। इन्हें क्योंकि शब्दावली जितनी अधिक आपकी मजबूत होगी, आप पेपर को इतना ही आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने कौन कौन से बताए, वर्ण के बाद आपको उसमें एक प्रश्न वहाँ से सर्वनाम से भी पूछा जाता है। देखो शुरू से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले वर्ण पढ़ना है, वर्ण के बाद संज्ञा। संज्ञा आपको रटनी नहीं, कहेंगे मैम संज्ञा में क्या पढ़े, तो संज्ञा में ये एक बात पढ़नी है, बस सिर्फ एक चीज पढ़नी है कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कब भाववाचक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, बस ये वाला क्लियर कर लो आप इसी में। फिर वचन में क्या पढ़ना है, वचन में है कि जैसे कि आंसू हस्ताक्षर और आंसू हस्ताक्षर अक्षत और ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं और यही प्रश्न वचन से बार बार पूछे जाते हैं, और आपको पता है कि ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, जैसे वाक्यों को शुद्धिकरण में। जैसे अनेक एक शब्द है तो इसका क्या कर देते हैं, अनेकों। जब वाक्य को शुद्धिकरण करना आएगा तो आपको अनेकों लिखा मिलेगा। अरे अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसका बहुवचन अनेकों नहीं होता कभी भी। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, संज्ञा में मैंने बताया क्या पढ़ना है। उसके बाद सरनाम इम्पोर्टेंट है, सरनाम से भी एक टॉपिक पूछा जाता है, संज्ञा सरनाम। फिर क्रिया मैंने बताया ही, क्रिया में क्या पढ़ना है, सभी की परिभाषाओं के साथ उदाहरण जरूर पढ़िए ताकि उन एग्जाम्पल को देखते ही आप टिक कर दें। तो कौन कौन से, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, कारक क्रिया और क्रिया ये तो, और विशेषण, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा शब्दावली में क्या पढ़ना है, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आप अगर कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऑप्शन आपको मिलेगा, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप जरूर याद कर लें, हर जगह आपकी हेल्प करेंगे। पर्यायवाची आप कैसे याद करेंगे, अपने एक कॉपी में आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसके 200-250 पर्यायवाची आप उतार लें। जैसे आपको सूर्य का पर्यायवाची लिखना है, फिर आपको जगत का पर्यायवाची लिखना है, फिर आपको ईश्वर का, तो ऐसे करके छोड़ दें, ऐसे करके छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी बुक से पढ़ें, और बुक में आपको जिनका पता है उन्हें नहीं पढ़ना। बुक में जैसे एक ईश्वर के ही मान लो 6-7 दे रखे हैं, तो आपको पता है कि पांचों के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन एक नया आया है ये नहीं पता, तो उसे यहाँ पर लिख दें अपने नोट्स में और उसे याद करें, तब आपके पर्यायवाची याद होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने किए थे, कम से कम 250 पर्यायवाची मैंने लर्न किए थे, 250-300, और ऐसे ही किए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे करूँ, जब मैंने शुरू से तैयारी की थी तो मैंने उन पे फोकस किया जो मैंने आज तक कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आपके ये अलंकार आ गए तो अलंकार पढ़ने हैं। उसके बाद फिर छंद आ गए तो छंद पढ़ने हैं। उसके बाद ये रस का टॉपिक है तो रस पढ़ना है, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा आपका। उसके बाद वर्ण पढ़ने हैं, वर्ण के बाद संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, और विकारी शब्द में क्या आ जाते हैं, विकारी शब्द संज्ञा, इसके अंदर क्या आ जाते हैं आपके, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये आ जाते हैं। जैसे कि इन्हें विकारी शब्द कहते हैं, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक चारों पढ़ने हैं, जिसमें ये तो थोड़ी थोड़ी देर के टॉपिक है, अभी मैं आज से शुरुआत करवाऊंगी एमसीक्यूज के साथ से, ठीक है। अविकारी के 4 ही भेद हैं और प्रश्न यहाँ स्टेट में जरूर पूछा जाता है। अविकारी शब्द के कौन से 4 भेद है, संबंध समुच्चय विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद दे दिए, क्रिया विशेषण ये चारों यहीं पर दिए हुए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये तो विकारी शब्द में आ गए और अविकारी के 4 भेद हैं, बस ये 4 भेद पढ़ने हैं। फिर आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ने हैं। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में आपको कैसे पहचानना है, एक सबसे आसान ट्रिक बताती हूँ कि ना उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये याद करें कि हिंदी के कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं और कितने हैं। उसके बाद उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं और कितने हैं। अगर आपको इन उपसर्ग का पता है तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो उपसर्ग में आते ही नहीं हैं, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो हिंदी में कितने उपसर्ग, 13 या इतने आसपास उपसर्ग या 18 हैं, आप एक बार देख लेना, इनको कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये उपसर्ग हैं। इनके अलावा, इन उपसर्ग के अलावा जो आप हिंदी के उपसर्ग के अलावा करेंगे और संस्कृत और उर्दू के, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े थोड़े उपसर्ग हैं। एक बार उन सभी उपसर्ग को एक बार ध्यान में दे लें कि जैसे ए उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अधय उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे सु उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। तो इनमें इतना जब आप ध्यान दे लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे 2 तो ऑप्शन वो दे रखे हैं जो उपसर्ग होते ही नहीं है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। दूसरा उपसर्ग प्रत्यय करने की ट्रिक क्या है, जो आपको शब्द दे रखा है ना उपसर्ग वाला कि इसमें से उपसर्ग छांटिए, तो उसमें से आप एक शब्द मिलेगा उसे बाहर निकाल लें, उस शब्द को बाहर निकाल लें, फिर आपका उपसर्ग और प्रत्यय तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ, एक शब्द है निर्बल, ये शब्द है। तो एक बार ये इसमें क्या शब्द दिख रहा है आपको, बल, बल दिख रहा है ना, बल को बाहर निकाल लो तो क्या बच गया, निर बच गया। तो निर उपसर्ग है। ठीक है, निर्बल, तो बल शब्द है, बल को बाहर निकाल लो, फिर क्या बच गया, निर, निर उपसर्ग, आप तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं मानती हूँ पीजीटी में थोड़े टफ से शब्द होते हैं, तो उनमें से भी आप शब्द को बाहर निकालने की कोशिश करें और शब्द को बाहर निकालने के बाद आप देखें अरे निर है, मैंने हाँ बताया था निर उपसर्ग होता है। ठीक है, तो जब आप उपसर्ग का आपको पता होगा कि ये हिंदी के उपसर्ग है, ये संस्कृत के, हाँ ये उपसर्ग था भाई जरूर, तो आप उसे ही टिक कर दें। ठीक है, जैसे कि अब निर्बल ही था, इसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। निर्बल है, एक तो ऑप्शन में आपको निर मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको नी मिल जाएगा। ठीक है, नी मिल जाएगा, तो आपको पता है इसमें निर उपसर्ग होता है, नी है, नी नी और आगे विसर्ग लगा के, ये तो उपसर्ग होता ही नहीं है, मतलब ये विसर्ग लगाकर ये तो उपसर्ग होता ही नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका वैसे ही कट जाएगा। समझ रहे हो ना आप मैं जो बात कहना चाह रही हूँ। वैसे जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। क्या क्या हो गया, विकारी और अविकारी शब्द पढ़ने हैं, विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़नी है, अविकारी के अंदर इसके 4 भेद पढ़ने हैं। उसके बाद शुद्धि, वाक्यों की शुद्धिकरण, ये मैं आपको करवा दूंगी अगर आप कहेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक लोकोक्तियों को आप छोड़ दें, मुहावरों को आप छोड़ दें, या आप वैसे भी कर लेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों पर आधारित कोई प्रश्न एस्टेट में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वार्तनिक अशुद्धियों की पहचान, भाई ये तो अब आपकी वर्तनी के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा लिखते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्या है शुरू से फिर से बता देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, कुछ भी नहीं है हिंदी का ज़्यादा इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद ये तो है विकारी शब्द, और अविकारी के अंदर आ जाएंगे आपके अव्यय। अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। अव्यय इनमें कोई बदलाव ही नहीं होता, देखते ही उसमें पहचान लेते हैं सेंटेंस में। इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, वर्ण विचार पढ़ना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, 5 टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय और कारक, बस ये आपको पढ़ने हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एस्टेट में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अगर इधर 15 क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता तो उधर 60 में से पूछ लिया जाता है। अगर एक बार आप इधर तैयारी कर लेते हैं अच्छे से इन टॉपिक की, तो 60 में से 45 प्लस आपके लेते ही आपके एस्टेट चुटकियों में जाएगा। दूसरा, आपको सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करना है, सीडीपी अच्छे मार्क्स दिला कर जाती है। ठीक है, और हरियाणा जीके भाई जिसको आती है तो वो कर लें। बाकी इसलिए तो कहती हूँ, अगर आपको जैसे रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन, 5-4 क्वेश्चन सभी बच्चे सही कर देते हैं। मैथ में नहीं भी आता है तो तुक्के जरूर मार के आने, अपने छोड़कर नहीं आना।
और इंग्लिश भी सही हो जाती होगी भाई, जिसकी इंग्लिश भी ठीक ठाक है। बाकी हिंदी में देखो मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा समय जाया ना करें तो सही रहेगा। और मैंने बता दिया इन चारों के एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं, वो सारे आपके टॉपिक कवर कर लेते हैं। हाँ, अगर किसी अध्याय के बीच में से ही कोई पंक्ति देकर आपसे पूछ ली, अगर आपको कोई आइडिया आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज एक प्रश्न के लिए अगर आप सारे अध्याय पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने बता दिया, अब समय बहुत ही कम है, तो इस पार्ट को आपको घोट के पी जाए और पार्ट नंबर जो है इसको आप घोट कर पी लें। उसके बाद जिसमें से ये लाइन जो है आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आप वैसे भी कर देंगे, ठीक है। और ये अलंकार, रस अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल करने ही करने हैं। और बताइए अब आपको क्या इसमें पूछना था। तो भाई इसमें तो मुझे इतना ही समझ में आया। और इसमें ना 2 टॉपिक अव्यक्ति और माध्यम के दे रखे हैं, जैसे कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम। तो हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम अगर आप ये अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट नोट से मैंने पढ़ा रखा है। आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें मैंने पूरी अव्यक्ति और माध्यम पढ़ा रखी है, तो वहाँ से आप ये 2 चैप्टर जरूर पढ़ लें। बिल्कुल बस 5 या 10 मिनट की एक वीडियो है, दूसरा ही अध्याय है हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम, तो आप वहाँ से इसे पढ़ लें। रेडियो नाटक वाला, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, तो ये दोनों अध्याय हैं व्यक्ति और माध्यम में से, तो आप दोनों वहाँ से इसे पढ़ लें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इन तीनों पोर्शन को आप घोट लें, ऐसा ना हो कि कभी एनसीईआरटी के पीछे ही आप पड़े रहो और पूरा पेपर एनसीईआरटी में, देखो आज तक तो आया नहीं है और इस बार एनसीईआरटी को ज़्यादा महत्व दे दे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी कितने साल हो गए एनसीईआरटी से, आप कितने ही अभी तक के पीछे के प्रीवियस ईयर उठाकर देख लें, 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 मुश्किल से इतने ही प्रश्न आपसे, वैसे ये बहुत हैं 5 से 7, तो आप इन्हें कर लें, ठीक है। बस शॉर्ट टाइम में आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।